दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे हम पावर फैक्टर कंट्रोलर के बारे में, जिसको एपीएफसी पैनल बोला जाता है। कम्प्लीटली हम समझेंगे कि इंडस्ट्री में कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, कैसे उसकी वायरिंग की जाती है। दोस्तों कंट्रोल सर्किट डायग्राम समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी ओवरऑल कंपनी में कितना बड़ा कैपेसिटर बैंक लगाना है, कितने केबीआर का लगाना है। इसको समझने के लिए मैंने पहले 2 वीडियो बनाई हैं पावर फैक्टर से रिलेटिव। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। दोस्तों कैपेसिटर बैंक से रिलेटिव सबसे बड़ा डाउट एक यही होता है कि कैपेसिटर बैंक में जो सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आई है और कैपेसिटर बैंक से फिर किधर को जा रही है। तो कम्प्लीटली वीडियो को वॉच करना, आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर बैंक को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एपीएफसी पैनल लगा है, जहाँ हमारा कैपेसिटर बैंक लगा है, वहाँ सप्लाई लेकर के कहाँ से आते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आप कुछ ऐसे समझिए कि आपकी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से सप्लाई आपकी जाती है एलटी पैनल में, जहाँ पे आपका मेन इनकमर एसीबी लगा होता है। अब हम अपने एसीबी से सप्लाई को आउट करते हैं और पूरे एलटी पैनल में सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इतना तो आप सबको पता होगा कि एलटी पैनल में सप्लाई कैसे आती है। आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने 3 सप्लाई एलटी पैनल से आउट की हैं। एक सप्लाई आपके रूम के लिए चलेगी, जहाँ रूम में लाइटें जल रही हैं। दूसरी सप्लाई आपके प्लम्बिंग रूम में चलेगी, जहां आपकी मोटर चल रही हैं। और तीसरी सप्लाई जो मैंने आउट करी है, ये आपके एपीएफसी पैनल के पास चलेगी, जहां आपका कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर बैंक को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इससे सप्लाई आउट नहीं की जाती। बाकी जैसे हमारी मोटर और लाइटें कनेक्ट हैं, ऐसे ही हमारी कैपेसिटर बैंक कनेक्ट होती है सप्लाई के पैरेलल में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुद्दे की, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। जो हमारा एलटी पैनल है, एलटी पैनल से सप्लाई लेकर के आए हम अपने कैपेसिटर बैंक तक। कैपेसिटर बैंक में ले जाने से पहले हमने एक एमसीसीबी और लगाई, जिसको मेन इनकमर कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में 100 केबीआर के एक कैपेसिटर बैंक की ज़रूरत है, जिसके लिए आपने 5 कैपेसिटर लगा दिए 20-20 केबीआर के। हो सकता है मार्केट में 20 केबीआर का कैपेसिटर ना आता हो। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ एक कैपेसिटर की रेटिंग ले रहा हूँ कि 100 केबीआर का हमें प्लांट लगाना है। तो हमने 5 कैपेसिटर ले लिए, जिसके लिए हम 5 कॉन्टैक्टर और लेंगे इनको ऑपरेट करने के लिए। अब जो हमारा मेन एमसीसीबी ब्रेकर लगा है, यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारे 5 कॉन्टैक्टर लगे हैं इनके इन पॉइंट में दे देंगे। अब जो हम अपने कॉन्टैक्टर से सप्लाई आउट करेंगे, इसको अपने कैपेसिटर में लेके जाएंगे। 5 कॉन्टैक्टर लगे हैं हमारे और 5 कैपेसिटर लगे हैं। सबको हमने अलग अलग कनेक्ट कर दिया। एक कॉन्टैक्टर पे हमने एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर को मैक्सिमम डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो इनका मैन्युफैक्चर होता है वहाँ से ये डेल्टा में ही आते हैं। इनके ऊपर 3 टर्मिनल मिलते हैं हमको R/V में। कैपेसिटर बैंक को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए हम एपीएफसी रिले लगाते हैं। एपीएफसी रिले आपकी किसी भी कंपनी की हो सकती है, लेकिन इनका वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम की, कि कैसे इसको एपीएफसी रिले से कंट्रोल करते हैं, या फिर कैसे से मैनुअल हम कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए किसी दिन हमारी एपीएफसी रिले ख़राब हो गई, तो मैनुअल में पुश बटन से कैसे कंट्रोल करेंगे। आपको समझाने के लिए मैंने 4 कॉन्टैक्टर हटा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारा झमेला हो गया था। और एक कॉन्टैक्टर लगा के आपको सिर्फ समझाऊंगा, बाकी का भी सेम कनेक्शन होगा। यहाँ मैं L&T कंपनी की RPM 8 मॉडल नंबर रिले यूज कर रहा हूँ। इसका बैग दिखा देता हूँ आपको, जहाँ टर्मिनल हैं इस रिले के। दोस्तों अपने डिस्प्ले पर देख रहे हैं 1 से लेके 24 तक, ये एपीएफसी रिले के टर्मिनल हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल सर्किट डायग्राम की। कंट्रोल सर्किट डायग्राम के लिए हमें रिले के ऊपर ही जो डायग्राम बना हुआ होता है, उसके जरिए कनेक्शन करते हैं। यहाँ हम R/V किसी भी एक फेज से सप्लाई ले लेंगे, जिसमें 6 एम्पियर की एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट में सप्लाई देनी होती है, लेकिन यहाँ मैं स्पेस की वजह से ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई दे रहा हूँ। अब नीचे से सप्लाई आउट करके मैं ले जाऊँगा सेलेक्टर स्विच में। सेलेक्टर स्विच हम इसलिए लगाते हैं कि जब भी हमारी रिले ख़राब होती है, तो हम मैनुअली में अपना कैपेसिटर बैंक को ऑन कर सकें पुश बटन से। सेलेक्टर स्विच के 1 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउट करके मैं रिले के 1 नंबर पॉइंट में ले जाऊंगा। जैसा आप सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं, रिले का 1 नंबर और 2 नंबर, इसको ऑपरेट करने के लिए फेस और न्यूट्रल देने हैं मुझे सिंगल फेज की सप्लाई। पहले दोस्तों मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम दिखा देता हूं। जैसा कि आप अपने सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, R8 से लेकर के R1 तक 8 टर्मिनल हमारे पास हैं, जिस
से हम कॉन्टैक्टर को सप्लाई दे सकते हैं, जो 17 से लेके 24 तक हैं। यहाँ मैं आपको सिर्फ एक कॉन्टैक्टर में सप्लाई दे के दिखाऊँगा, 17 से आउट करके कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के जाऊँगा। ऐसा दोस्तों सर्किट डायग्राम था कि 17 नंबर से मैं सप्लाई आउट की है और जो कॉन्टैक्टर लगाया कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में लेकर के चला गया। अगर मेरे पास 2 कॉन्टैक्टर होते तो 18 नंबर से सप्लाई आउट करता और दूसरे कॉन्टैक्टर के A1 में देता। उसके बाद 19 नंबर से सप्लाई को आउट करता और तीसरे नंबर के कॉन्टैक्टर में देता। अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम 2 नंबर से सप्लाई, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है, इसके 2 नंबर से सप्लाई कैसे देते हैं। सेलेक्टर स्विच के 2 नंबर से सप्लाई आउट करूँगा और मैं एक यहाँ पर रेड पुश बटन लगाऊंगा जिसको NC पुश बटन बोलते हैं। रेड पुश बटन से सप्लाई को आउट करूँगा और ग्रीन पुश बटन में लेके जाऊँगा जिसको NO पुश बटन बोलते हैं। और यहाँ से सप्लाई को आउट करने के बाद मैं अपने कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट में ले जाऊँगा। जैसा दोस्तों हम DOL स्टार्टर की वायरिंग करते हैं सेलेक्टर स्विच के साथ, सेम हमें DOL की तरह वायरिंग करनी है कि जब भी हमारा AP-FC पैनल ख़राब होता है तो हम सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर पर सेट करते हैं और पुश बटन प्रेस करके कैपेसिटर बैंक को ऑन करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके बाकी टर्मिनल की। जो हमारी रिले है इसके बाकी टर्मिनल और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ आप 4, 5, 6 3 टर्मिनल देख रहे हैं, ये अलार्म के लिए टर्मिनल हैं। 6 नंबर से मैं एक तार अलार्म के लिए ले जाऊँगा जहाँ पे हूटर लगा सकता हूँ, और 4 नंबर से दूसरा तार लेकर के जाऊँगा। जब भी 5 नंबर कॉमन पॉइंट है, जब भी कोई फॉल्ट होता है तो ये सप्लाई 4 नंबर में आ जाएगी और 4 नंबर से हमारा हूटर बजने लगेगा। और बाकी के 3 टर्मिनल आप और देख सकते हैं, 7, 8, 9, ये 3 टर्मिनल CT को लगाने के लिए है। जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके सिर्फ 2 रेशियो होते हैं, एक बट्टे में 5 और दूसरा बट्टे में 1। करंट ट्रांसफार्मर के S2 पॉइंट को हम 9 नंबर वाले पॉइंट में दे देंगे। अगर बट्टे में 1 वाला CT है तो 8 नंबर में S1 को कनेक्ट करेंगे। अगर बट्टे में 5 वाला CT है तो S1 को 7 नंबर पॉइंट में कनेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर देने की, आपका जवाब देने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जितनी भी ये ड्राइंग है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी PDF फाइल में, आप डिस्क्रिप्शन को खोल सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। सारी PDF फाइल में मैं दे दूँगा इसके इमेज और सर्किट डायग्राम।